मई 2010 रात का वक्त मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। ज्यादातर लोग उस वक्त गहरी नींद में थे। हाँ, और बाहर घनघोर अंधेरा और बेहद तेज बारिश हो रही थी। बिल्कुल। और देखिए, ट्रेन को कंट्रोल करने वाले टाइम टेबल और जो सिग्नलिंग सिस्टम था, उसके हिसाब से सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन उस सिस्टम को ये बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ मीलों दूर अचानक आई बाढ़ ने एक पुराने पुल के ठीक नीचे की जमीन को, फाउंडेशन को चुपचाप पूरी तरह से मिटा दिया है। राइट। वो जमीन वहां थी ही नहीं। सही बात है। जब तक इंजन उस पुल पर पहुंचेगा तब तक बचने का कोई रास्ता होगा ही नहीं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के टेक्निकल और सिस्टमैटिक कारणों को समझेंगे। हमारे पास एनाटॉमी ऑफ अ कैटास्ट्रोफी नाम की एक बेहद विस्तृत एनालिसिस रिपोर्ट है। हाँ, और इस रिपोर्ट का डेटा वाकई बहुत आंखें खोलने वाला है। एग्जैक्टली। तो हमारा मुख्य मकसद आज इस कनेक्शन को समझना है कि कैसे भयानक मौसम यानी एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स और एक पुराने रेलवे ब्रिज की उस छुपी हुई कमजोरी ने मिलकर भारत के सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसों में से एक को जन्म दिया। तो इस डीप डाइव की शुरुआत करने के लिए हमें 27 और 28 मई 2010 की उस रात के मौसम को थोड़ा गौर से देखना होगा। जगह थी वेस्ट बंगाल का वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, जिधर यह हादसा हुआ। हाँ वही। उस शाम बेमौसम और बेहद तेज मानसून बारिश शुरू हुई थी। ये रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि ये कोई आम बारिश नहीं थी। इसने कुछ ही घंटों में फ्लैश फ्लड्स का रूप ले लिया था। पूरा इलाका लगभग डूबने लगा था। फ्लैश फ्लड्स यानी अचानक से आए वो पानी के रेला, है ना? एग्जैक्टली। और इस सब का सबसे घातक असर पड़ा अजय रिवर पर, जिसके ठीक ऊपर वो बक्सर बालाघाट ब्रिज स्थित था। लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर और उसकी रफ्तार दोनों अचानक से खतरनाक हद तक बढ़ गए थे। ओके। और पानी के इस तेज बहाव ने रिवर बेड यानी नदी के तल पर एक जबरदस्त हाइड्रोडायनामिक प्रेशर बना दिया था। एक सेकंड रुकिए, इस टेक्निकल टर्म को थोड़ा और खोलते हैं। हाइड्रोडायनामिक प्रेशर का यहाँ प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब क्या ये पानी के वजन का मिट्टी पर दबाव है या पानी किसी ड्रिल मशीन की तरह काम कर रहा था? ये बिल्कुल एक हाई पावर ड्रिल या फिर प्रेशर वॉशर की तरह काम कर रहा था। देखिए, जब पानी एक नॉर्मल स्पीड से बहता है तो वो मिट्टी के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन जब फ्लैश फ्लड आते हैं तो पानी की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो मिट्टी और पत्थरों पर लगातार एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स डालती है, बुरी तरह से काटने लगती है। सही कहा। ये फोर्स इतना ताकतवर था कि उसने उस इलाके की जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। जो फाउंडेशन पियर्स थे पुल के, जो पानी के अंदर थे, हाँ पानी के अंदर वाले खंबे, उनके चारों तरफ का बेस इस दबाव की वजह से हटने लगा था। अच्छा, तो जैसे समुद्र के किनारे अगर हम रेत का महल बनाते हैं और लहरें आकर चुपचाप महल के नीचे की रेत को बहा ले जाती हैं, ऊपर से महल बिल्कुल ठीक लगता है और अचानक बिना किसी वार्निंग के पूरा महल गिर जाता है। तो क्या ठीक ऐसा ही उस रात उन ब्रिज के पेयर्स के साथ हो रहा था? ये बिल्कुल सही एनालॉजी है। सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में इस प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। अजय नदी का उफान पर आया पानी सिर्फ बह नहीं रहा था, वो एक अब्रेसिव एजेंट की तरह काम कर रहा था, एक रेगमार की तरह। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि ये ब्रिज बहुत पुराने थे और इनके डिजाइन में आज के वक्त के बदलते एक्सट्रीम मौसम की यानी उन जियोटेक्निकल कंसिडरेशंस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब जब ये बनाए गए थे तब ऐसी बारिश का सोचा ही नहीं गया था। एग्जैक्टली। तब हाइड्रोलॉजी के स्टैंडर्ड्स अलग थे। इन्हें बस एक नॉर्मल मॉनसून झेलने के लिए बनाया गया था। अचानक आने वाले वेदर पैटर्न्स इनके डिजाइन में शामिल ही नहीं थे। यानी पुल की फाउंडेशन अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी थी। वो पुल बस अपने ही वजन पर हवाई रूप से टिका हुआ था और एक आखिरी झटके का इंतजार कर रहा था। बहुत ही डरावनी स्थिति थी। और फिर रात के करीब 11:15 से 12:15 के बीच मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस इस खोखले हो चुके ब्रिज के पास पहुंचती है। और यहीं हम उस तकलीफदेह सिस्टम फेलियर को देखते हैं जिसका जिक्र इस एनाटॉमी ऑफ अ कैटास्ट्रोफी रिपोर्ट में बार-बार आता है। ट्रेन बिल्कुल अपने स्केड्यूल पर थी, पर सिस्टम के पास ऐसी कोई टेक्निकल जानकारी नहीं थी जो टाइम टेबल को इस रियल टाइम एक्सट्रीम वेदर से जोड़ सके। कोई कम्युनिकेशन नहीं था। नहीं, उस वक्त के प्रोटोकॉल्स में कोई ऐसी ऑटोमेशन नहीं थी जो सेंसर के जरिए कंट्रोल रूम को बता सके कि आगे पुल का फाउंडेशन फिजिकली गायब हो चुका है। ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात को वाकई आसानी से नहीं मान सकता।
देखिए, हमारे पास वेदर फोरकास्ट तो होते हैं ना। इतनी भारी बारिश हो रही थी, फ्लैश फ्लड्स आ चुके थे, आसपास का इलाका डूब रहा था। क्या वाकई उस रात किसी को इस एक्सट्रीम वेदर का अंदाजा नहीं था? ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है ना? इतनी खराब स्थिति के बावजूद ट्रेन को किसी पिछले स्टेशन पर रोका क्यों नहीं गया? क्या पूरा सिस्टम अंधा हो चुका था? देखिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसकी मुख्य वजह रैपिड ऑनसेट डिजास्टर को बताती है। रैपिड ऑनसेट? हाँ, इसका मतलब है कि चीजें इतनी तेजी से खराब हुईं कि संभालने या रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। मौसम विभाग ने पेशगोई जरूर की थी, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक नदी के पुल पर इस लेवल की स्काउरिंग कुछ ही घंटों में हो जाएगी, इसका डेटा रियल टाइम फ्लो नहीं हो रहा था। वैसे भी उस जमाने में रियल टाइम डेटा इतना फास्ट नहीं था। राइट। बारिश के उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने और पुल के फाउंडेशन के ढहने के बीच का वक्त इतना छोटा था कि प्रिवेंटिव एक्शन लेने की विंडो ही बंद हो चुकी थी। और फिर वो ट्रेन पुल पर आती है? हाँ, और जब ट्रेन उस पुल पर आई तब उसके डायनामिक लोड ने वो आखिरी झटका दिया जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ये डायनामिक लोड वाला पॉइंट थोड़ा क्लियर करिए, क्योंकि अगर एक खोखला पुल अपने ही वजन से नहीं गिरा तो ट्रेन के आने पर अचानक क्यों गिर गया? क्या ये सिर्फ ट्रेन के भारी होने की वजह से था? सिर्फ भारी होना नहीं, बल्कि रफ्तार में भारी होना। एक होता है स्टैटिक लोड, जैसे पुल पर कोई गाड़ी बस खड़ी हो, पर जब एक हजारों टन भारी ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है तो वो जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन पैदा करती है। अच्छा। इसे डायनामिक लोड कहते हैं। ये फोर्स पुल के स्ट्रक्चर पर एक भारी हथौड़े की तरह बचता है, और जैसे ही ट्रेन का अगला हिस्सा यानी इंजन और शुरुआती डब्बे ब्रिज के उस सेंट्रल स्पैन पर पहुंचे जिसके नीचे की मिट्टी स्काउरिंग से बह चुकी थी, वो डायनामिक लोड बर्दाश्त के बाहर हो गया। फाउंडेशन पूरी तरह ढह गई और ब्रिज का सेंट्रल हिस्सा टूटकर सीधा नदी में जा गिरा। सेंट्रल स्पैन ही ढह गया। पर ट्रेन तो बहुत लंबी होती है। जो इंजन था वो तो गिरा, लेकिन उसके पीछे के डब्बों का क्या हुआ जो अभी ट्रैक पर ही थे? वो फिजिक्स के बेसिक नियम यानी मोमेंटम का शिकार हुए। उन डब्बों का वजन और उनकी स्पीड उन्हें आगे की तरफ धकेल रही थी। ब्रेकिंग का तो वक्त ही नहीं मिला होगा। बिल्कुल नहीं। जब आगे के डब्बे खाई में गिरे तो पीछे के डब्बे मोमेंटम की वजह से उस गैप की तरफ तेजी से बढ़े और एक के ऊपर एक चढ़ गए, बुरी तरह आपस में टकराएं और मलबे की तरह नदी और किनारे पर गिरते चले गए। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया होगा। बस कुछ ही सेकंड्स में। एक चलती फिरती ट्रेन जिसमें लोग सो रहे थे वो अचानक मलबे के ढेर में बदल गई। ये वाकई कल्पना से परे है। चारों तरफ अंधेरा, तेज बारिश, टूटे हुए डब्बे और चीख पुकार। ऐसी रिमोट जगह पर ऑफिशियल बचाव टीम को आने में वक्त तो लग नहीं था, लेकिन रिपोर्ट उस गोल्डन आवर की बात करती है ना, जहां स्थानीय लोगों ने सबसे अहम रोल निभाया। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जगह इतनी रिमोट थी कि भारी इक्विपमेंट आना आसान नहीं था। ऐसे में आसपास के गांव वालों ने बिना किसी मॉडर्न टूल या हाइड्रोलिक कटर के अंधेरे में डब्बों से लोगों को निकालना शुरू किया, अपनी जान खतरे में डालकर। राइट। एक्सीडेंट के तुरंत बाद का जो गोल्डन आवर होता है उसमें इन स्थानीय लोगों ने हजामत उठाकर कई ऐसे लोगों की जानें बचाईं जो शायद ऑफिशियल हेल्प का इंतजार नहीं कर पाते। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो सिस्टम की जवाबदेही पर पूरा फोकस डालती है। अगर फाउंडेशंस इतनी खराब तरीके से कमजोर हो रही थी और हम जानते हैं कि पुल पुराना था, तो रेलवेज के रेगुलर मेंटेनेंस चेक्स में ये क्यों नहीं पकड़ा गया? ये बहुत बड़ा सवाल था इन्वेस्टिगेशन में, है ना? क्या हम वाकई सिर्फ ये बहाना दे रहे हैं कि रिसोर्सेज की कमी थी, या हमारा पूरा देखभाल का ढंग ही गलत था? क्या हम तभी जागते हैं जब चीजें टूट जाती हैं? देखिए, इसी को रिपोर्ट ने सबसे बड़ा लेसन माना है। रूटीन इंस्पेक्शंस किस तरह डिजाइन होते थे, इसमें प्रॉब्लम थी। रेलवेज का ज्यादातर ध्यान पुल के ऊपरी हिस्से पर होता है जिसे सुपरस्ट्रक्चर कहते हैं, यानी ट्रैक, गर्डर्स, दरारें चेक करना। हाँ, बोल्ट्स, डेक सरफेस, ये सब आंखों से दिख जाता है। लेकिन पानी के अंदर की स्थिति यानी फाउंडेशंस और रिवर बेड जिसे सबस्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी चेकिंग इन रूटीन इंस्पेक्शंस का हिस्सा ही नहीं थी। पर आज की टेक्नोलॉजी में अंडर वाटर पिलर्स चेक करना इतना मुश्किल तो नहीं है ना? मुश्किल है, और उस समय महंगा भी बहुत माना जाता था। स्काउरिंग मैप करने के लिए आपको सोनार सर्विस चाहिए या फिर प्रोफेशनल डाइवर्स। देश भर में हजारों पुल हैं,
हर बार सोनार और डाइवर्स को भेजना एक बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज था। तो मतलब रिकॉर्ड्स में वही लिखा गया जो पानी के ऊपर से ठीक दिख रहा था। एग्जैक्टली जो संकट पानी के नीचे था वो रिकॉर्ड्स में आया ही नहीं, और ऊपर से ये कॉरिडोर खुद में एक कैलकुलेटेड रिस्क था। ये इलाका पहले से ही सीजनल फ्लडिंग और लैंडस्लाइड्स के लिए सेंसिटिव माना जाता था। कैलकुलेटेड रिस्क, ये शब्द सुनने में जितना टेक्निकल लगता है ना, उस रात इसकी कीमत उतनी दर्दनाक थी। इसका मतलब हमने रिस्क को पहचान कर भी उसे इग्नोर किया। पूरा सिस्टम बस एक हादसे का इंतजार कर रहा था, और इसी को रिपोर्ट रिएक्टिव पोस्चर कहती है, यानी नुकसान होने दो फिर रिपेयर करेंगे। ये प्रिवेंटिव मेजर के बिल्कुल खिलाफ है। अगर अंडर वाटर चेकिंग होती तो वहां एक बहुत आम इंजीनियरिंग सोल्यूशन लगाया जा सकता था, जिसे रिप रैप कहते हैं। रिप रैप, वो जो बड़े पत्थरों का जाल जैसा पुल के खंभों के पास डालते हैं। सही पकड़ा। रिप रैप में बड़े पत्थरों का एक प्रोटेक्टिव आर्मर ब्रिज के पियर्स के आसपास रिवर बेड पर डाला जाता है। तो जब हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर आता तो ये पत्थर फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेते और नीचे की मिट्टी बच जाती है। बिल्कुल। इस एक मेजर से स्काउरिंग आसानी से रुक सकती थी, पर चेकिंग हुई नहीं तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। और इसी अनदेखी की वजह से 28 मई की सुबह देश ने जो तस्वीर देखी वो किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थी। हेलीकॉप्टर्स, हजारों बचावकर्मी वहां थे। मलबा इतना ज्यादा था कि हाइड्रोलिक कटर्स होने के बावजूद डब्बों को काटने में घंटों लग गए। 29 मई की सुबह आते आते सर्वाइवर्स की तलाश बंद करनी पड़ी। करीब 146 से 148 लोगों की जान गई थी। ये रेस्क्यू से रिकवरी फेज आने का वक्त सबसे भयानक होता है, और ऐसे वक्त में सबसे पहले अफवाहें उड़ी थीं कि शायद ये किसी साजिश का नतीजा है। हाँ, वो इलाका थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव था, तो सैबोटाज का एंगल तो आना ही था। पर रिपोर्ट ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। जांच में सैबोटाज का एंगल शुरू में ही खारिज हो गया। यहाँ तक कि उस इलाके में एक्टिव सीपीआई माओइस्ट ने भी किसी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। यानी पूरा ध्यान टेक्निकल फेलियर पर ही रहा। राइट। और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो इस हादसे ने सिस्टम को आईना दिखाया। गवर्नमेंट ने कंपनसेशन तो दिया, पर एक डीप टेक्निकल जांच भी बिठाई। इंडियन रेलवेज को मजबूर होना पड़ा नए तरीके अपनाने के लिए। तो इस इन्वेस्टिगेशन से अल्टीमेटली क्या निकल कर आया? नई सिफारिशों में क्या था? इन्वेस्टिगेशन ने साफ कहा कि अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। सिर्फ रिपेयरिंग काफी नहीं है, रेलवेज को क्लाइमेट मॉडलिंग अपनानी होगी, और सबसे जरूरी ड्रोन्स और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सेंसर्स का इस्तेमाल। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ये वो सेंसर्स हैं जो पानी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं बिना अंदर उतरे। एग्जैक्टली। वेव्स सॉलिड पत्थर या खोखली मिट्टी से टकराकर वापस आती हैं और स्क्रीन पर रिवर बेड की 3D प्रोफाइल बन जाती है। इनसे अंडर वाटर स्काउरिंग पहले ही पकड़ी जा सकती है। कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो अगर इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ निकालें तो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का वो हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये 3 खतरनाक चीजों का कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल। पहला, प्रकृति का असाधारण और अचानक प्रहार। दूसरा, एक पुराने ब्रिज की छुपी हुई वीक फाउंडेशन। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स जो पानी के नीचे के खतरों को माप ही नहीं कर पा रहे थे। सही कहा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल चेंजेस सिंक में नहीं होते तो नतीजा ऐसी ही कैटास्ट्रोफीज में निकलता है। इन सब पर गौर करने के बाद एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। आज जब क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लैश फ्लड्स, एक्सट्रीम वेदर नॉर्मल बनते जा रहे हैं, तो सोचिए देश भर में और कितने ऐसे पुराने पुल, डैम्स या हाईवेज होंगे जिनकी फाउंडेशंस में चुपचाप इसी वक्त वही स्कावरिंग हो रही होगी। ये वाकई डरावना ख्याल है ना? बस धीरे धीरे जमीन खिसक रही होगी, एक आखिरी झटके का इंतजार करते हुए। इस बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इस आखिरी विचार के साथ हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं।